नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको एस्पिरेंट बार बार करते हैं। उनमें से एक होती है आपकी करंट अफेयर्स की, और यह प्रॉब्लम वाजिब भी है। इसका कारण ये है कि जो भी कोचिंग्स हैं उनके वीडियो भी बन रहे हैं ना, जो भी करंट अफेयर्स के 1.5 से 2 घंटे के होते हैं। उतना किसके पास समय है? अगर 1.5 से 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को कवर करोगे, उसको लिखोगे, तो फिर और चीज़ें कब करोगे? स्टैटिक भी पढ़ना होता है, और 7-8 घंटे से ज़्यादा कौन ही पढ़ पाता है पूरे दिन में? इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। वो आइडियलिस्टिक होना अच्छी बात, लेकिन जब व्यवहारिक की बात आती है कि ग्रास रूट क्या दिख रहा है, तो वो बात अलग होती है ना। तो मेन चीज़ यही है। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखकर ये निष्कर्ष निकाला है कि एक ऐसा शेड्यूल या फिर प्रॉपर स्ट्रेटजी करंट से होनी चाहिए कि करंट प्रॉपर डेली की डेली होती भी रहे और कम समय में हो जाए। तो मेन चीज़ मेरा क्या मानना है, मैं ये बता रहा हूँ। जितनी नीड है उतना पढ़ना है। पहला कि डेली आप करंट में मुश्किल से 20 से 25 मिनट दीजिए। जितनी भी खबरें हैं, आईआर की, राष्ट्रीय खबरें हैं, है ना, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप करिए अच्छे से। 20 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए, 25 मिनट बस बहुत है। मैक्सिमम आध घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा फिर मंथली एक मैगज़ीन कोई ले लीजिए। कोई का मतलब आपको पता है कि कौन सी कोचिंग की मैगज़ीन अच्छी है। काफ़ी एक कोचिंग है जो काफ़ी रिसर्च करती है। थोड़ा हिंदी लैंग्वेज पहले टफ हुआ करती थी, अब नहीं है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। उसको फॉलो करिए। तो आप क्या करिए, डेली आपको 15 से 20 मिनट का करीब मैं वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर एनालिसिस करके। कभी कभी 20 का होगा, कभी कभी 20 से कम का ही होगा मिनट का। आप चाहें तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, जो 10-15 मिनट में आपका हो जाएगा। सारी करंट अफेयर्स इन डेप्थ और सारी डायमेंशन आपके हो जाएंगे। तो ये चीज़ कर लेना। इसके अलावा एक मैगज़ीन जो बता रहा हूँ उसको, इसके अलावा करंट के बारे में कुछ परेशान नहीं होना है, वैसे ज़्यादा हो भी नहीं पाता है। आप 50 चीज़ें पढ़ें और एग्ज़ाम हॉल में एक चीज़ ले जा पा रहे हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट केवल एक चीज़ है ना। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ले जा पा रहे हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि सोर्स क्या क्या पढ़ रहे हो, है ना। ओके, तो आज की करंट अफेयर्स बात करते हैं 11 अगस्त की। और ये क्लास आज लेट हो रही है, लेकिन वैसे इसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे है। डेली 10 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक। और क्लास सही लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। ओके, देखिए एक खबर आती है अमेरिका और भारत से, ठीक। अमेरिका भारत से क्या है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया, ठीक है, अटैक किया आतंकवादी। उसके बाद में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके माध्यम से वहाँ के जितने भी आतंकवादी थे चुन चुन के उनको मारा गया। इसी क्रम में बहुत ज़्यादा डिफेंस की उसको लॉस भी हुआ है, और हमारा जो डिफेंस है उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। रूस का जो डिफेंस सिस्टम हमने लिया है, ख़रीदा है, उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। वहीं अमेरिका की भी कुछ काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन अभी एक नई बात आई है, वो क्या है, F-16 के बारे में। F-16 जो फाइटर होता है वो अमेरिका का है। ये अमेरिका से पाकिस्तान ने ख़रीदा था, इवन हमारे पास भी है। पाकिस्तान ने इसको ख़रीदा था अमेरिका से, F-16। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसको भी डैमेज किया भारत सरकार ने। हमारी जो आर्मी है इसको डैमेज कर दिया था। लेकिन उस समय ये बात इसलिए दबा दी गई ताकि हमारे रिलेशन ना ठीक ख़राब हों हमारे अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका की बदनामी ज़्यादा हो जाएगी। वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका करता है, आर्म्स एंड एमिनेशन करता है, डिफेंस को करता है। और उसकी ही बदनामी हो जाए तो उसकी तो हमारी इकॉनमी गिर जाएगी ना, हमारे रिलेशन बिगड़ जाएंगे। तो हमने ये बात छुपाई थी। फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ती है, ये समझना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ है, अब आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत सरकार पे, हमारी इकॉनमी पे। अब हम हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे कि हम अपने इंटरेस्ट को, हितों को सुरक्षित करें। अब क्या हुआ, मुनीर को देखो, जो वहाँ का सेना प्रमुख है मुनीर, ये अमेरिका बुलाया, अमेरिका ने मुनीर को बुलाया। ये अमेरिका गया और ट्रंप के साथ बैठा है, चाय पी रहा है। वहाँ भी क्या हुआ, उसने सीधा ये कहा कि हम और अमेरिका दोनों अगर साथ मिल जाएं तो दोनों साथ मिलकर आधी दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। इतनी एटम पावर हमारे पास है, यानी कि हमारे पास परमाणु शक्ति इतनी ज़्यादा है हमारे अमेरिका के पास कि हम चाहें तो आधी दुनिया बर्बाद करते हैं। सोचो, यूएसए की छाती पे बैठ के ये बात कह रहा है तो किसकी सह से कह रहा है, अमेरिकी तो कहलवा रहा है ना कहीं। दूसरी बात क्या कही उसने, दूसरी बात पाकिस्तान ने, मुनीर ने वहीं पे कही है अमेरिका में, कि भारत जो डैम बना रहा है सिंधु पर, उसका वो अपोज करता आया, शुरू से ही विरोध करता है। तो कहा कि भारत एक बार डैम तो बना ले, हम बम लगा के उसको उड़वा देंगे। डैम बनाए तो एक बार,
लेकिन इसको ये नहीं समझ में आया कि डैम अगर बम ला कर उड़ा भी दोगे तो तुम ही बह जाओगे, अरब सागर में गिरोगे जा कर के। खैर वो बात अलग है, लेकिन सोचिए अब आप देख रहे हो कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान का जो रिलेशन काफ़ी मजबूत हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, पहले पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका भारत के हितों के खिलाफ करता था, फिर बीच में ये हुआ कि चीन उसका प्रयोग करने लगा भारत के हितों के खिलाफ में। अब फिर हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का भारत के अगेंस्ट में प्रयोग कर रहा है। तो ये सारे देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में समीकरण कैसे बनते और बिगड़ते हैं, इन सब पे नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी मेंस का जो क्वेश्चन बनता है तो एक दिन में नहीं बनता, वो डेवलप होता है धीमे धीमे, है ना। इधर क्या हुआ, चीन का परेशान होना भी लाजमी है कि चीन ने तो सब कुछ दे दिया उसको, है ना, बहुत कुछ दिया है, और ये अमेरिका गोद में जाके बैठने लगा है। तो इधर RIC जैसा एक कंसेप्ट उभर के आ रहा है। हालांकि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना है, हालांकि कभी औपचारिक रूप नहीं ले पाया। यानी कि रसिया इंडिया चाइना, RIC रसिया इंडिया चाइना। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि जैसे कि पुतिन से मिलने की बात हुई मोदी जी की, ठीक है, रूस यात्रा की बात करें होने वाली है। फिर अभी अजीत डोभाल गए हैं वहाँ पे, NSA के प्रमुख, तो उनसे बात हुई है, पुतिन से बात हुई है। पुतिन ने भी कह दिया कि हम भारत में आने वाले हैं। इधर SU की मीटिंग हो रही है, तो उधर आपके जो सी जिनपिंग हैं इनसे भी मोदी जी की मीटिंग होगी, पुतिन से भी मीटिंग होगी। तो ये सारे समीकरण देख रहे हो। इधर क्या समीकरण चल रहा है, वो पाकिस्तान को अमेरिका बुला रहा है। ये पूरे समीकरण देखिए, समझते रहिए। तो एक वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर उभर रहा है, नया ऑर्डर। तो इन सब पे नजरें जमाए रहिए। करंट का जब भी क्वेश्चन बनेगा बाद में बनेगा, अभी डेवलप हो रहा है वो, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी बातें। अगली खबर है सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली क्या है, यानी गैलीली सागर। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। आपने इजराइल का मैप देखा होगा, इजराइल है, इजराइल में फ़िलिस्तीन है, जिसमें गाजा पट्टी पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर वेस्ट बैंक है, पश्चिम की ओर गाजा पट्टी। जो भूमध्य सागर है ना, उससे सीमा लगाता है, मिस्र से सीमा लगाता है गाजा पट्टी। तो आपका जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के उत्तर में जो गोलन हाइट है, गोलन हाइट के ही पास में सी ऑफ गैलीली है, ठीक है, गैलीली सागर। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एल्गल ब्लूम की घटना देखी गई है, शैवाल प्रस्फुटन। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी झील होती है, ठीक है, कोई भी झील होती है, जो ये गैलीली सागर एक फ्रेश वाटर का सागर था, ठीक है, झील होती है, अगर उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन जा रहा है, फास्फोरस की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हुई जा रही है, तो ये क्या है, एक पोषण तत्व है किसके लिए, एल्गी के लिए। तो एल्गी का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। जब खाद पानी ज़्यादा मिल जाएगा, फास्फोरस, नाइट्रोजन, खाना पानी, तो एल्गी बहुत बढ़ जाती है और विस्फोट उसी कह देते हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो इससे क्या हुआ, वो जहाँ एल्गी पाई जा रही है वो रेड कलर की है। तो इस कारण से इतनी एल्गी हो गई, पूरा जो गैलीली सागर है वो रेड रेड दिखने लगा है। आपने देखा होगा इमेजों में, लाल लाल। और उसका कौन सा एल्गी है, तो उसका नाम है बोट्रियोकोकस, बोट्रियोकोकस ब्राउनी एल्गी, ठीक है, बोट्रियोकोकस ब्राउनी एल्गी। इसके कारण से वो लाल हो गया है। कुछ फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है कि जॉर्डन नदी से पानी निकलता है, जॉर्डन नदी से, वो जा कर के सी ऑफ गैलीली को पानी देता है, ठीक। और 2022 में डेड सी जो है, मृत सागर है, उसमें भी ये घटना देखी जा चुकी है। तो आपने देखा। अब आप इन्वायरमेंट में सेक्शन में जाएंगे, उसमें देखेंगे यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सुपोषण क्या होता है। आप पढ़ेंगे जब भी कोई वाटर बॉडी होती है, उसमें जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन, इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी विस्फोट हो जाता है ना, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिलेगी। इससे नुकसान क्या होता है, सागर में नीचे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको चूँकि प्रकाश नहीं मिलता है, तो वो नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगली खबर है फाओ की, एक है रिपोर्ट है, एक इंडेक्स है, फाओ फूड प्राइस इंडेक्स, फाओ फूड प्राइड इंडेक्स, यानी कि सूचकांक है। ये वैश्विक स्तर पर खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी देखता रहता है कि उसमें रुझान क्या है, कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मेन चीज़ जो पीटी का देख लीजिए, नाम क्या है, फाओ फूड प्राइस इंडेक्स, ओके। 1996 से ये जारी हो रहा है और हर महीने जारी होता है, इसलिए डेटा याद करना नहीं है। 1996 से जारी हो रहा है, हर महीने जारी होता है। 5 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, 5 चीज़ें। पहला सीरियल प्राइस इंडेक्स, यानी कि कैरियल भी कह देते हैं, CEREAL, जो अनाज वगैरह होते हैं, इसका प्राइस इंडेक्स होता है। वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। मीट प्राइस इंडेक्स होता है, मीट।
डेयरी प्राइस इंडेक्स होता है, और शुगर यानी कि सीरियल, वेजिटेबल, मीट, डेयरी एंड शुगर, ये 5 चीज़ें होती हैं, इनसे मिलके ही बनता है, तो याद रखना। ओके, हाँ, आप एक बार और ये और करना कि जो सी ऑफ गैलीली है उसको आप मैप में जाकर एक बार देख लेना, ठीक, क्योंकि मैप से क्वेश्चन यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगली चौथी खबर है कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़ गई। एशियाई जो लायन है, लॉयन, उनकी संख्या में इजाफा हो गया है, बढ़ गई है, ठीक। ये कैसे पता चला? देखो, पर्यावरण मंत्री हमारे हैं भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने अभी कहा है, बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी गए थे, तो उस समय उन्होंने कहा है कि भारत में जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई? करीब 200 से ज़्यादा बढ़ गई, 200 से ज़्यादा की संख्या में बढ़ गई है, ठीक है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बारदा वन्यजीव अभ्यारण्य, द्वारका में है, गुजरात में है। ये देखिए, मैं हिंदी में आपको, कुछ इंग्लिश भी है, तो उन्होंने करके आपको दी हिंदू का एनालिसिस करवा रहा हूँ। आप हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से? तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गिर में, केवल गिर में पाए जाते हैं। गिर जो आपका सौराष्ट्र का क्षेत्र है ना, गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र, दक्षिण वाला, जहाँ जूनागढ़ की रियासत हुआ करती थी, वहाँ पे ये पाया जाता है गिर। ओके, एक चीज़ और है इसी में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मोदी गवर्नमेंट ने 2023 में इसको लॉन्च किया था, पहली बार। दूसरी है, इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? तो NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, और पर्यावरण जो मंत्रालय उसके अधीन ये बॉडी आती है, ये कर रहा है। तो 2023 में लॉन्च हुआ, NTCA इसको क्रियान्वयन कर रही है। इसमें 7 बिग कैट की जो प्रजाति हैं उनको प्रोटेक्शन की बात की गई, इसका मतलब उनकी संख्या बढ़ाने की बात की गई है। कौन कौन है? एक है टाइगर है, द टाइगर, एक लायन है, लेपर्ड है और स्नो लेपर्ड। लायन, टाइगर, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। अगला है चीता, फिर जगुआर, फिर प्यूमा। चीता, जगुआर, प्यूमा, तो ये 7 है। इन सब की संख्या को बढ़ाना है, ठीक, इनको संख्या बढ़ाना है, इनकी संरक्षण करना है। कुछ देश हैं, इन्होंने इस समझौते को रेटिफाई कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, भारत सरकार ने तो लॉन्च किया, लेकिन कई सारे देश इसमें सहयोगी हैं। निकारागुआ हुआ, एस्टोनिया हुआ, भारत हुआ, सोमालिया हुआ, लाइबेरिया। निकारागुआ, एस्टोनिया, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया, इन्होंने रेटिफाई कर दिया है। देखिए, जहाँ पर भी ये बिग कैट अलायंस की प्रजातियाँ हैं वो सभी इसके देश सदस्य बन सकते हैं। हालांकि जहाँ भी ये सदस्य ये जो कैट है नहीं पाई जाती वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अब इनको खतरा किस चीज़ से है? क्योंकि खतरा है तभी तो लॉन्च किया गया कोई संगठन। खतरा है हैबिटेट लॉस का, आवास हानि हो रही है, पॉचिंग का, शिकार का, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये देखने को मिल रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये खतरा है। एक मालधारी समुदाय आता है। मालधारी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो उसका और शेरों का को एग्जिस्टेंस देखा जाता है, ये दोनों साथ में रह सकते हैं, ठीक। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये आपका वल्नरेबल है IUCN की लिस्ट में, IUCN के अनुसार वल्नरेबल है क्लाउडेड लेपर्ड। नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल है IUCN के अकॉर्डिंग। स्नो लेपर्ड है, स्नो का मतलब सफ़ेद होती बर्फ़ होता है और बर्फ़ में पाया जाता है। ये 12 देशों में होता है, जो भी ठंडे क्षेत्र होते। कम जो सबसे ज़्यादा जिन जगह पर पाया जाता है स्नो लेपर्ड वो है आपका चीन का जो तिब्बत का क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, भारत का जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, और मंगोलिया में पाया जाता है, ठीक। भारत के उत्तरी क्षेत्र का मतलब आपका लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, जो पूरा हिमालयी बेल्ट है इसमें पाए जाते हैं। कुल मिलाकर 12 देशों में ये पाए जाते हैं। तो अन्य देश कौन है? रूस है, देख लीजिए एक बार, जरूरी नहीं याद करना। रूस है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ठीक, इतना है। तो आई होप आपने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी होंगी, याद भी हो गई होंगी। 5वीं जो खबर है द हिंदू की वो है अमेरिका। जैसे कि अब क्या हुआ, अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिए। जैसे ही 50% टैरिफ लगाया, अब भारत हर एक देश से प्रयास कर रहा है कि अलग अलग निगोशिएशन कर रहा है, जिसके माध्यम से हम अपने जो व्यापारिक हित हैं उनको सुरक्षित कर सकें, ठीक। इसी संदर्भ में हमारी बात आसियान से शुरू हुई। आपको पता है कि आसियान 10 देशों का एक संगठन है, साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है।
10 देश है, तो उनसे एफटीए पे बात हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बात हो रही है एफटीए की, इससे पहले भी हमारी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो अभी बात करना शुरू हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, और जैसी बात कुछ होगी तो आगे अपडेट आएगा। फिलहाल में तो यही खबर है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते कि चिंता क्या है, आखिर में एफटीए करना ही था तो अभी तक क्या नहीं हुआ है ना। तो इसके पीछे चिंता ये है कि हमारा जो आसियान के साथ है ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो ऑलरेडी जब आपका ट्रेड डेफिसिट है किसके साथ, आसियान के साथ, तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा ही। लेकिन क्या करें, अब अमेरिका के साथ ये चीज़ें हो रही देख रहे हो, 50% टैरिफ लगा दिया, तो हमें अब खगालने पड़ेंगे ना और मार्केट, ठीक है। तो एक ये चिंता है। दूसरी है चिंता आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसेप वो संगठन है जिसमें 15 देश हैं, ठीक है। और भारत 2019 में भारत ने मना कर दिया ऑफिशियली कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। चुनाव होने वाला था उस समय, 19 में लोकसभा चुनाव हुआ था ना मोदी जी का, तो उसमें उन्होंने माना कर दिया हम नहीं शामिल होंगे इसमें। कौन कौन देश हैं आसियान में, 10 आसियान के देश हैं। आसियान के तो पता ही ना, म्यांमार है, लाओस है, इंडोनेशिया, कंबोडिया है ना, ये सब, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई, ये सारी आपको मिल जाएंगे। तो 10 देश वो हैं, और आपकी 5 और हैं। 5 कौन है, चीन है उसमें, ठीक, जापान है उसमें, चीन, जापान, साउथ कोरिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, साउथ कोरिया और हाँ जापान। तो ये 15 देश हैं। अब आसियान का एफटीए हुआ है किसके साथ, चीन के साथ। हमारा एफटीए चीन के साथ नहीं हुआ। अगर हमने एफटीए आसियान के साथ कर लिया तो चीन का माल आप आसियान के माध्यम से सीधा हमारे मार्केट में आ जाएगा, तो हमें वो भी घाटा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी करीब 100 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में है चाइना के साथ। हमारा व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो ये व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा, तो ये चिंता की बात है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही, देखना कि अमेरिका ने किया तो उसके बाद क्या हो रहा है। आसियान की बात करें, 1967 में स्थापित हुआ बैंकॉक में। आसियान घोषणा पत्र के माध्यम से, हेडक्वार्टर जकार्ता में। फाउंडिंग मेंबर कौन है, तो इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, सिंगापुर हुआ, थाईलैंड है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। छठी खबर है भाषा को लेकर। भाषा का डिस्प्यूट आप देख ही रहे हो, देश में एक तरफ अन्य देश हैं, एक तरफ हम हैं, भाषा को लेकर लड़ते रहते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु ने अभी एक डिसीजन लिया कि वहाँ पे 2 लैंग्वेज फार्मूला लाएंगे, केवल 2 भाषा, हिंदी को ख़त्म करो, ठीक, जिसमें एक इंग्लिश होगी, एक रीजनल लैंग्वेज होगी, स्थानीय भाषा होगी, 2 होगी। तो इतना अभी आया है। अब देखते हैं फिर जब कर्नाटक तमिलनाडु लाएगा तो महाराष्ट्र क्यों नहीं लाएगा। दक्षिण भारत के राज्य एक एक करके लाएंगे, ऐसी चीज़ें। अब इम्पोर्टेंट क्या है, पहली बात, हिंदी की बात करें तो राष्ट्रभाषा नहीं है, एक राजभाषा है। जैसे 8वीं अनुसूची है, उसमें जितनी भी भाषाएं वो सभी राजभाषा हैं, तो हिंदी भी राजभाषा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्या कहा था, 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की है ना, 3 लैंग्वेज मॉडल की बात की, ये 2 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। मेन क्या बात है, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो 1986 की, दोनों ही में हिंदी मैंडेटरी थी साउथ के स्टेट के लिए, हिंदी। जबकि 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हिंदी मैंडेटरी है ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि 2 आज आप रीजनल लैंग्वेज पढ़ाइए, उसके साथ एक आप इंग्लिश पढ़ा दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप 2 रीजनल की बात करो, इसका मतलब एक हिंदी जोड़ने की बात कर रहे हो, तो स्टेट ऐसी बात कह रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो इम्पोर्टेंट क्या, आपको क्या देखना है इसमें, 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 29 और 30 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 3 से 51 और 3 से 43 इंपॉर्टेंट है। फिर भी देख लेते हैं। आर्टिकल 3 से 43 कहता है कि हिंदी भारतीय राजभाषा है और देवनागरी लिपि है। आर्टिकल 3 से 51 ये कहता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट हिंदी भाषा का प्रचार करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी, पूरे देश की एक भाषा के रूप में डेवलप करेगी। आर्टिकल 29-30 में है कि जो अल्पसंख्यक समूह हैं भाषा, लिपि और संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 29-30 ये देख लेना। क्लासिकल लैंग्वेज देख लिया आपने कितनी हो गई हैं डेवलपमेंट। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, अब 22 हो गई हैं। 21वां संशोधन हुआ 1967 में, तब सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संशोधन हुआ 92 में, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी और मणिपुरी आई थिंक, हाँ ये जोड़ी गई। और 92 एक संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 जोड़ेगी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक और खबर छोटी सी है, 1 मिनट की, हाँ एक वही है इजराइल से ही संबंधित। इजराइल ने की जो गवर्नमेंट उसने ऑफिशियल डिसीजन लिया है कि जो गाजा पट्टी है
उस पे हम कब्जा करने वाले हैं और बलपूर्वक हम उससे कब्जा कर लेंगे। ये उनकी कैबिनेट ने मामले को जो डिसीजन उसको पास कर दिया, डिसीजन ले लिया है कि उस पर कब्जा करेंगे। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय जगत का इस पर क्या टिप्पणी होगी, भारत की क्या टिप्पणी होगी। आप जानते हैं भारत तो हमेशा 2 नेशन थ्योरी की बात करता है कि फिलीपींस भी होगा, इजराइल भी होगा। कुछ लोग केवल कहते हैं इजराइल होगा, कुछ लोग कह रहे हैं केवल फिलीपींस होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें डेवलप होंगी, अभी आप देखना। फेक वोटर आईडी की बात है तो जो जैसा कि आपको पता है बिहार में SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग करवा रहा है कि जो फेक आईडी है उनको डिलीट किया जाए, हटाया जाए। तो 65 लाख वोट डिलीट किए गए हैं, अननेसेसरी जो वोट थे, फेक वोट 65 लाख। लेकिन 65 लाख में कुछ ऐसे भी हैं जो घर से बाहर काम कर रहे हैं, वो घर पे नहीं पहुंच पाए तो उनको भी वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो आप सोचिए कि कितने भी ऐसे लोगों निकाल दिया गया, लेकिन कितने लोग इलीगली मतलब हैं वोट डाल रहे हैं। आप ही देख रहे हैं कि आपके आसपास ही लोग 2-2 वोटर आईडी रखते होंगे, यहाँ भी वोट डालते हैं, वहाँ भी वोट डालते हैं। होता है ना कि नहीं होता है। ये सारी व्यवहारिक चीज़ें ऐसे समझिए। तो अब क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रोसेस ठीक हो, प्रोसेस में समय दिया जाए बाकायदा सभी को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने का, ताकि जो इलीगल हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, जो लीगल हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, इलीगल को एक्सक्लूड कर दो और लीगल है उनको इंक्लूड रखो, ये पॉलिसी। तो वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। एक प्यारा सा कमेंट बता देना, फीडबैक कैसा कह रहा। डेली आपको 10 बजे ये वीडियो मिल जाएगी और प्रॉपर ये एनालिसिस होगा। और जर्नी टू ISPCS सबका ना टेलीग्राम चैनल है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये PDF भी आपको दे दिया करेंगे, 2 पेज का होता है, आपको लिखना ही नहीं कुछ। आप देखिए ये सारा प्रॉपर मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए सारा प्रॉपर। ठीक है, जय हिंद।